2004। ये वो साल था जब एक नाम फिर से भारतीय राजनीति में उतरता है। एक ऐसा नाम जिससे देश पहले ही वाकिफ था, वो नाम था गांधी, यानी राहुल गांधी। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। एक सवाल जो पूरा देश कर रहा था, प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? जिसने संघर्ष देखा उसे, या फिर उसे जिसका सिर्फ जन्म एक खास घराने में हुआ। कांग्रेस में नेता तो एक से एक काबिल थे और थे भी बहुत, फिर भी कांग्रेस राहुल को इसलिए ढो रही थी। मैं राहुल गांधी। इतना सब होने के बाद परिवारवाद का आरोप लगना तो तय था, लेकिन इससे भी बड़ा आरोप जो कांग्रेस पर लगा वो ये था, इसके सिवा गांधी नाम के साथ कुछ ऐसा भी था जो किसी और के पास नहीं था, और वो था राहुल गांधी। राहुल गांधी। ये पैसा खा तो दूसरे रहे थे, लेकिन बिल फटता है राहुल गांधी के नाम का। देखिए 2004 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अपने पिता की सीट अमेठी से मैदान में उतरते हैं और 2,90,000 वोट से जीत दर्ज करते हैं। उधर कांग्रेस भी सत्ता हासिल कर लेती है। हालांकि सबको यही लग रहा था कि देश की अगली प्रधानमंत्री सोनिया गांधी होंगी। तभी राहुल गांधी एक ऐसा फैसला ले लेते हैं जो भारतीय राजनीति की दिशा बदल देता है। वो अपनी मां सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से साफ मना कर देते हैं। तो मैं अपनी आत्मा की आवाज को मुखातिब करूं। आज मेरी अंतरात्मा मुझे कह रही है, मैं विनम्रता के साथ स्वीकार करने से मना करूं। क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जिस कुर्सी ने उनकी दादी और उनके पिता दोनों को उनसे छीन लिया, उस कुर्सी पर अब उनकी माँ बैठे। और यही वो पल था जब इतिहास ने करवट ली और देश के पहले सिख प्रधानमंत्री बनते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। I, Manmohan Singh, discharged my duties as Prime Minister. लेकिन अभी तक राहुल गांधी की कोई पर्सनल इमेज नहीं बनी थी। वो ना हीरो थे ना विलन, बस एक वारिस थे जो विरासत की जिम्मेदारी उठा रहे थे। फिर आता है साल 2006 जब राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी का बाई इलेक्शन लड़वाते हैं और 4 लाख वोटों से जितवा भी देते हैं। यहीं से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के एक कद्दावर नेता के रूप में उभरते हैं। 2007 में उन्हें कांग्रेस का महासचिव बना दिया जाता है और साथ ही इंडियन यूथ कांग्रेस और NSUI की कमान भी उनके हाथों में दे दी जाती है। राहुल गांधी अब सिर्फ राजनीतिक वारिस नहीं थे, बल्कि युवा राजनीति के नेता भी बन चुके थे। 2007 से लेकर 2009 तक एक के बाद एक देश में 100 से ज्यादा रैलियां करते हैं और शिक्षा, रोजगार और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों को उठाते हैं, जिससे वो युवाओं को अपने साथ जोड़ने में कामयाब रहते हैं। और 2009 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस उत्तर प्रदेश की 80 में से 21 सीटें जीतती है, जिसका क्रेडिट राहुल गांधी को ही दिया जाता है। और फिर एक बार कांग्रेस सेंटर में सरकार बनाती है और दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। My duties as Prime Minister for the Union. लेकिन वो कहते हैं ना, किसी का वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। राहुल गांधी को पप्पू का टाइटल देने वाला कोई और नहीं, बल्कि उनकी खुद की गलती होती है, जिसको अपोजिशन का IT सेल सही टाइम पर भुना लेता है। देखिए होता क्या है कि 3 अप्रैल 2013 को राहुल गांधी CII में एक स्पीच देते हैं, जहां देश के बड़े बड़े बिलियनर्स, पॉलिसी मेकर्स और बिजनेस लीडर्स मौजूद थे। सबको उम्मीद थी कि राहुल इंडिया की इकोनॉमी, रिफॉर्म्स और पॉलिसीज पे बात करेंगे, लेकिन राहुल ने इकोनॉमी की जगह फिलॉसफी और पॉलिसीज की जगह पर्सनल थॉट्स पर बात करना शुरू कर दी। स्पीच खत्म होते होते ट्विटर पर एक नया ट्रेंड चल पड़ा, #CII पप्पू। बस यहीं से शुरू हुआ वो दौर जहां राहुल गांधी एक पॉलिटिशियन से ज्यादा मीम मटेरियल बन गए और बीजेपी का IT सेल भी उनको पप्पू साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। इंडियन मीडिया भी इसको खूब हाईलाइट करता है, जिससे राहुल गांधी के मीम्स बनने लगते हैं। स्पीचेस से छोटे छोटे ऐसे क्लिप्स निकाले जाते जिसमें या तो राहुल गांधी ने कुछ गलत बोला हो या लंबा पॉज लिया हो, और मोदी जी के द्वारा कही बातों को जब राहुल गांधी दोहराते तो उनके क्लिप्स निकालकर इस तरह दिखाया जाता जैसे ये खुद राहुल गांधी के शब्द हों। आदिवासियों को कहा 40,000 करोड़ रुपए दूंगा, 1 रुपया नहीं दिया। कुछ महीने पहले यहां बाढ़ आई, 500 करोड़ रुपए दूंगा, 1 रुपया नहीं दिया। आलू के किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा।
इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में, और अब बैंक अकाउंट खोलने के लिए 3,000 रुपए दो। फिर ऐसे क्लिप्स को पप्पू के टैग के साथ ट्रेंड करवाया जाता और पप्पू का टैग राहुल गांधी के नाम के साथ चिपका दिया जाता है। इससे होता यह है कि जिसको देश का लीडर ऑफ अपोजिशन बनना था उसको मीम मटेरियल बना दिया जाता है। फिर आता है साल 2014, जिसने भारतीय राजनीति और देश की हवा दोनों को बदल के रख दिया। जहां राहुल गांधी कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट बन चुके थे और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने की रेस में कूद पड़े थे। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? और उस वक्त मोदी एक कैंपेन चलाते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, सबका साथ सबका विकास, और एक जुमला 15 लाख देने का, जो जनता को काफी पसंद आता है। जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इसी दौरान नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को बार बार शहजादा जो वर्ड है उससे संबोधित करते हैं और खुद को चायवाला कहकर रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे वो जनता को ये साबित करते हैं कि वो तो गरीबी से उठे हैं और उन्हीं में से एक हैं, जबकि राहुल तो शहजादे यानी प्रिंस हैं, जिन्होंने कभी कोई परेशानी नहीं देखी, इसलिए वो गरीबों का दर्द नहीं समझ सकते। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। शहजादे, ये व्यवस्था बनाने वाले आपके पूज्य पिताश्री थे। अब जहां कहानी एक जमीन से उठने की थी, तो वहीं दूसरी विरासत से बंधे होने की। इतना सब होने के बाद परिवारवाद का आरोप लगना तो तय था, लेकिन इससे भी बड़ा आरोप जो कांग्रेस पर लगा वो ये था कि वो एक भ्रष्ट पार्टी के रूप में साबित हो चुकी थी। साल 2004 में देश ने मनमोहन सिंह के हाथों कांग्रेस को सत्ता दी, मगर अगले 10 सालों में एक के बाद एक ऐसे घोटाले हुए जिन्होंने न सिर्फ सरकार की साख गिरा दी, बल्कि राहुल गांधी के राजनीतिक सफर को भी सवालों के घेरे में ला खड़ा किया। 2008 में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, 2010 में कॉमनवेल्थ घोटाला, 2011 में आदर्श हाउसिंग घोटाला, 2012 में कोलगेट घोटाला और 2013 में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला। इन घोटालों का पैसा खा तो दूसरे रहे थे, लेकिन बिल फटता है राहुल गांधी के नाम का, क्योंकि ये घोटाले हो तो कांग्रेस में रहे थे, लेकिन इसका सीधा असर पड़ता है राहुल गांधी की छवि और 2014 के चुनावों पर। और जहां कांग्रेस 2009 के लोकसभा इलेक्शन में 206 सीटों के साथ सत्ता पर विराजमान थी, वहीं 2014 में इस सीट काउंट 206 से घटकर सिर्फ 44 रह जाता है, जो कांग्रेस के इतिहास की सबसे कम सीटें थी और लीडर ऑफ अपोजिशन बनने की मिनिमम रिक्वायरमेंट से भी 11 सीटें कम थी। लेकिन राहुल गांधी की राजनीतिक परेशानियां यहीं नहीं रुकी। अब देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और खुद कांग्रेस के नेता भी ये कहने लगते हैं कि कांग्रेस राहुल को जबरदस्ती ढो रही है। देखिए, इसके पीछे की वजह ये थी कि राहुल की प्रेसिडेंसी से पहले 2014 में जो भारत का राजनीतिक मैप इस तरह दिखता था, वो 2019 आते आते कुछ इस तरह का हो जाता है और बीजेपी सेंटर में दोबारा सरकार बनाने के साथ साथ कांग्रेस शासित राज्यों को भी जीत लेती है। हालांकि राहुल गांधी ने कभी खुद को पीएम का चेहरा तो नहीं बताया, लेकिन जनता ने हमेशा उनको पीएम मोदी का ही रिप्लेसमेंट समझा और कभी राहुल की छवि इतनी मजबूत बन ही नहीं पाई कि वो पीएम मोदी को रिप्लेस कर पाते, क्योंकि एक तरफ पप्पू और शहजादे के टाइटल के साथ राहुल गांधी थे, तो दूसरी तरफ चायवाला और चौकीदार की टाइटल के साथ 3 बार के सीएम और 1 बार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। लेकिन इससे भी बुरा ये होता है कि अमेठी की वो सीट जो कांग्रेस 1967 से कभी नहीं हारी थी, वो सीट भी राहुल गांधी स्मृति ईरानी के हाथों हार जाते हैं। अब सबको यही लगने लगता है कि कांग्रेस और राहुल दोनों की राजनीति का दी एंड हो चुका है, जिससे कांग्रेस के अंदर भी हलचल शुरू हो जाती है और वक्त के साथ कांग्रेस के पुराने और बड़े नेता ऐसा महसूस करने लगते हैं कि उनको किनारे कर कांग्रेस सिर्फ राहुल को ही प्रमोट कर रही है, जिससे कांग्रेस में केंद्रीय मंत्री रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जतिन प्रसाद, आरपीएन सिंह जैसे लोगों ने न सिर्फ कांग्रेस का हाथ छोड़ा, बल्कि महाराष्ट्र के सीएम रहे नारायण राणे, कर्नाटक के सीएम एसएम कृष्णा, उत्तराखंड के सीएम विजय बहुगुणा ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके सिवा जो भी बड़े चेहरे कांग्रेस में बाकी रहे, उन्होंने खुद को पार्टी से किनारे कर लिया। देखिए, कांग्रेस में नेता तो एक से एक काबिल थे और थे भी बहुत ज्यादा,
फिर भी कांग्रेस राहुल को इसलिए ढो रही थी क्योंकि कांग्रेस का चेहरा हमेशा गांधी परिवार ही रहा था। इंदिरा, राजीव, सोनिया ये सब गांधी थे और कांग्रेस के अध्यक्ष भी। देश में लोग कांग्रेस को एक पार्टी नहीं बल्कि गांधी परिवार को ही कांग्रेस मानते थे और गांधी नाम ही कांग्रेस की पहचान था। इसके सिवा एक वजह ये भी थी कि अगर गांधी परिवार के सिवा किसी और को कांग्रेस की कमान दी जाती तो किसको, क्योंकि कांग्रेस अगर किसी बाहरी इंसान को कमान देती तो पार्टी की पहचान टूटती, गुटबाजी बढ़ती, वोटर्स कंफ्यूज होते और पार्टी बिखर जाती। यानी गांधी नाम का हटना, कांग्रेस का टूटना। और अगर कांग्रेस किसी को ऊपर लाती भी तो बाकी 50 नेता बगावत कर देते, क्योंकि पार्टी में कोई बहुत पुराना था तो कोई बहुत सीनियर। ऐसे में राहुल गांधी ही एकलौता ऐसा नाम था जिस पर मजबूरी में ही सही लेकिन सब ने एग्री किया। इसके सिवा गांधी नाम के साथ कुछ ऐसा भी था जो किसी और के पास नहीं था। वो थी देश में पहचान, मीडिया की कवरेज और चुनाव प्रचार में भीड़। ये सब गांधी नाम के साथ फ्री मिलता है। फिर हुआ वही जिसकी उम्मीद थी। राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं और खुद को राजनीति से दूर कर लेते हैं। लेकिन ये राहुल की राजनीति का अंत नहीं था, क्योंकि राहुल की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो पप्पू को फिर से राहुल गांधी बनाने वाला था। लोग ये समझ बैठे थे कि उसकी कहानी खत्म हो चुकी है। जिस सिक्योरिटी ने हमेशा राहुल को लोगों से दूर रखा, आज वही सिक्योरिटी राहुल से दूर थी। राहुल गांधी यात्रा तो शुरू करते हैं लेकिन चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि